नमस्कार। किताबी दुनिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। चर्चा की श्रृंखला में आज मैं आप सभी से उदय प्रकाश की कहानी टेप्चू के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। उदय प्रकाश की यह कहानी उनके कहानी संकलन दरियाई घोड़ा में संकलित है। अगस्त 1981 के सारिका अंक में प्रकाशित होने के साथ ही यह कहानी चर्चा के केंद्र में रही, कभी अपनी किस्सा गोई को लेकर के, कभी जादू यथार्थ को लेकर के। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं जो आज के संदर्भों में हमें आपसे बातचीत करने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे पहले हम कहानी की संरचना पर बात कर लें तो कहानी का कथानक अब्बी, फिरोजा जो टेप्चू के माँ बाप हैं, इसके साथ ही मलंग मल्लाह, चौधरी बाल किशन, चौधरी किशन पाल, राधे, समरू, बालदेव, परमेश्वरा, मदन सिंह लठवाज, पंडित भगवान दीन, दरोगा करीम बख्श, डॉक्टर एडविन वर्गीस के माध्यम से पूरी कहानी को बुना गया है। पात्रों के साथ साथ जब कहानी की घटनाओं पर बात करें तो कहानी का जो कथा पलक है वो गांव से प्रारंभ होकर के शहर तक जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेप्चू के पिता अब्बी के संदर्भ में। इन पात्रों का किरदार बहुत छोटा सा है, लेकिन अब्बी के माध्यम से उदय प्रकाश यह दिखाना चाहते हैं कि 1970 के दशक में शहरों से किस तरह बाजार गांव की ओर आ रहा था, जो हमें देखने के लिए मिलता है। अब्बी शहरों की ओर होने वाले फैशन को गांव में ले आता है, तो एक छोटी सी झलक वहां पर देखने के लिए मिलती है जब अब्बी रंगीन बनियान, जेबी कंघी और छोटी छोटे फैशन के नए सामान लेकर के गांव आता है। और यही कारण है कि गांव की औरतें, जो गांव के युवा हैं, उसकी ओर आकर्षित होती हैं। तो उदय प्रकाश द्वारा रचित इस कहानी के प्रारंभ में ही गांव में शहरी जीवन और बाजारी संस्कृति के प्रवेश की झलक हमें देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही कथा में टेप्चू के पिता अब्बी की मौत जब टेप्चू 2 वर्ष का होता है, उसी समय सोन नदी में डूबने की वजह से हो जाती है। टेप्चू की माँ फिरोजा के लिए यह बहुत ही कठिन दौर होता है और उस कठिन दौर में वह टेप्चू को किस तरीके से पालती है, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हुए एक औरत की संघर्षशील जीवन शैली फिरोजा के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन जिस संदर्भ में हमें बात करना लाजमी हो जाता है वह है पूरे के पूरे कहानी में फैला हुआ टेप्चू का चरित्र। टेप्चू की माँ जब लू में काम करते हुए उसको लू लग जाती है और वह बुखार से पीड़ित हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए टेप्चू मुखिया जी के बगीचे में जाता है आधी रात को अमिया तोड़ने के लिए। पूरी कहानी पर जब हम बात करते हैं तो हमें 4 प्रसंग ऐसे नजर आते हैं जहां पे टेप्चू की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन रचनाकार का यह कहना कि जीवन की सच्चाई किसी कथा या कहानी से ज्यादा हैरतअंगेज होती है। यह कथन पूरे के पूरे कहानी में फैला हुआ हमको दिखाई देता है। पूरी कहानी में 4 स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर टेप्चू को मरना चाहिए था और अंत में जब रचनाकार यह कहता है कि टेप्चू कभी मर नहीं सकता, मैं आज भी आपको उससे मिलवा सकता हूँ, तो बरबस ही यह कथन हमें आकर्षित करता है, हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि आखिर टेप्चू ऐसा कौन सा व्यक्ति है, टेप्चू कौन सा जिन्न है, टेप्चू के पास कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उसकी मौत नहीं हो सकती। आइए हम आपसे बात करते हैं कि कहानी में कौन कौन से प्रसंग आए हैं और कहाँ कहाँ पर टेप्चू की मौत होनी चाहिए थी। पहला प्रसंग आता है जब माँ की पिटाई खाने के बाद टेप्चू घर से निकलता है और उसको भूख लगती है, तो गांव के पुरनिया तालाब में वह कमल गट्टे खाने के लिए जाता है अपनी भूख को शांत करने के लिए। कमल गट्टे तोड़ने के प्रसंग में वह तालाब में डूब जाता है। परमेश्वरा भैंस को पानी पिलाने के लिए वहां पर आता है और उसे जब डुब डुब की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे यह लगता है कि यह कोई बड़ी मछली है और उस मछली को पकड़ने के लिए वह तालाब में उतरता है।
तो मछली की जगह टेपचू की गर्दन उसके हाथ में आती है और उसे बाहर निकालता है। जहाँ पर टेपचू की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन रचनाकार यह बताता है कि टेपचू यहाँ पर जिंदा बच निकलता। इसके साथ ही प्रसंग आता है जब टेपचू ताड़ी पीने के फेर में किशनपाल सिंह के ताड़ी के बागान में ताड़ी के वृक्ष पर चढ़ जाता है और ताड़ी एकत्रित करने वाले बर्तन में जब वह हाथ डालता है तो सर्प उसके हाथ में लपेट लेता है और वह ताड़ी के वृक्ष से नीचे आ गिरता है। उस बागान की रखवाली मदन सिंह लठबाज कर रहा होता है और वह डरा सहमा हुआ गांव वालों को टेपचू की मौत की खबर देने के लिए जाता है। टेपचू की माँ फिरोजा रोते हुए जब वहां पर आती है तो पूरे गांव वाले देखते हैं कि वहां पर एक मरा हुआ सांप और ताड़ी एकत्रित कर देने वाला बर्तन टूटा पड़ा हुआ, लेकिन टेपचू वहां से गायब है। सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वाकई में टेपचू जिन्न है। इसके साथ ही फिरोजा को टेपचू की आजीविका की चिंता होती है और वह भगवान दिन से उसे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए कहती हैं। भगवान दिन भर टेपचू से काम लेते हैं, लेकिन उसको खाने की पूरी व्यवस्था नहीं देते। टेपचू दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी भूखा ही रह जाता, लेकिन इससे निपटने के लिए टेपचू ने उपाय किया और पंडित भगवान दिन की भैंसों को जंगल में ले जाता और वहाँ पर डिब्बे में दूध निकाल करके अपनी पेट की भूख को शांत करता। जब पंडित भगवान दिन को यह पता लगता है तो वह टेपचू को नौकरी से निकाल देते हैं। कथावाचक बीच में हस्तक्षेप करता है और एक संस्मरण के माध्यम से पुनः कहानी को जोड़ने का प्रयास करता है कि जब टेपचू आजीविका की तलाश में पूरे गांव में भटकता है और उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता तो वह बेलाडिया के लोहे के कारखाने में काम करने के लिए जाता है। यहाँ पर जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात है कि एक गांव का मजदूर, गांव का सर्वहारा वर्ग जो गांव में रह के काम करना चाहता है, अपनी आजीविका चलाना चाहता है, सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी उसकी आजीविका के साधन गांव में एकत्रित नहीं हो पाते, वह अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाता और मजबूरी में उसे शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जो आज देखने में मिलता है कि आज के समय का बहुत बड़ा संकट है। बेलाडिया के कारखाने में जब तक लोहे की मांग होती है तब तक मजदूरों से जी तोड़ काम लिया जाता है, लेकिन जब लोहे की मांग कम हो जाती है तो भारत सरकार द्वारा मजदूरों की छटनी का फरमान आता है। यही पूरी की कहानी के केंद्र में है। आज संकट के दौर में जो हमारे मजदूर रोजगार गंवाते चले जा रहे हैं, बहुत सारे कामगार ऐसे हैं जो इसी छटनी के शिकार हैं। पुनः मैं आपको उस कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। छटनी का फरमान आता है तो मजदूरों की मांग होती है कि पहले उनके लिए आजीविका की व्यवस्था की जाए, उसके बाद छटाई की जाए, और इसको लेकर के मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो पुलिस की अमानवीयता है वह देखने के लिए मिलती है। पुलिस अनेक हथकंडों के माध्यम से मजदूरों की लड़ाई को तोड़ने का प्रयास करती है और इस लड़ाई में टेपचू सबसे आगे होता है। टेपचू का दरोगा करीम बख्श इनकाउंटर कर देते हैं और इनकाउंटर करने के बाद जब अस्पताल में टेपचू के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, डॉक्टर एडविन जब पोस्टमार्टम के लिए अपना छुरा उठाते हैं तो टेपचू उठ बैठता है और यह कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। यह देख करके डॉक्टर एडविन का छुरा
हाथ से छूट जाता है। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पूरी कहानी में 4 स्थल ऐसे आते हैं जहाँ पर टेपचू की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन रचनाकार उदय प्रकाश उसकी मौत नहीं दिखाते और अंत में यह कहते हैं कि टेपचू की मौत नहीं हो सकती है, मैं आज भी उसे दिखा सकता हूँ। उदय प्रकाश का बार बार यह कहना वाकई में बहुत ही सार्थक है, क्योंकि टेपचू कोई पात्र विशेष नहीं है। टेपचू वह कामगार वर्ग है, वह मजदूर है जो अपनी आजीविका के लिए सदियों से भटकता रहा है और गांव में चौधरी किशनपाल, पंडित भगवान दीन जैसे तंत्र उसका शोषण करते हैं और कारखानों में पूंजीपतियों के माध्यम से वह शोषण का शिकार होता है और दरोगा करीम बख्श जैसे लोगों द्वारा इसको निरंतर खत्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मजदूरों कामगारों की लड़ाई निरंतर जारी है। टेपचू उनके प्रतिनिधि के रूप में इस कहानी में आता है। तो यह कहानी उन कामगारों, उन मजदूरों की ओर इशारा करती है जो आज भी संघर्ष हैं, जो कोरोना के कारण छटनी की वजह से अपने रोजगार गंवाते चले गए हैं और वे टेपचू के रूप में आज भी जगह जगह आजीविका की तलाश में भटक रहे हैं। धन्यवाद।